नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं वो आपके सीधे मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। आपकी स्क्रीन पर यह है मुनव्वर फारूकी, एक कॉमेडियन जो आज हार गया। वो आज अपने मुसलमान होने की कीमत चुका रहा है। मुद्दा क्या है बाद में बताऊंगा, मगर आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, यह है आपके 7 साल के राज की विरासत। यह विरासत है जिसमें एक मुसलमान अगर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है तो नफरत के सौदागर उसे लगातार टारगेट करते हैं, उसके 12 शोज को कैंसिल करते हैं और आज की तारीख में वो कहता है कि 2 महीने में 12 शो रद्द होने के बाद मेरा काम हो गया, अलविदा, मैं हार गया। यह आपकी विरासत मोदी जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह मत सोचिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी एक महान छवि बना पाएंगे, क्योंकि इस देश में यह प्रमाणित हो चुका है पिछले 7 सालों में कि आपके धर्म की वजह से आपको टारगेट किया जाएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। और मुनव्वर फारूकी की यह मिसाल यह प्रमाणित करती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि मुनव्वर फारूकी ने दरअसल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा क्या है और यह पूरा मामला क्या है। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी लिखते हैं, आज बेंगलुरु शो कैंसिल हो गया। स्थल पर तोड़फोड़ की धमकी के तहत हमने 600 टिकट बेचे थे। महीने पहले मेरी टीम ने दिवंगत पुनीत राजकुमार सर के संगठन को चैरिटी के लिए बुलाया था, जिसे हम इस शो में जेनरेट करने जा रहे थे। हम सहमत हुए थे कि महान संगठन द्वारा सुझाए गए चैरिटी के नाम पर शो के टिकट नहीं बेचेंगे। बाद में वो ये भी लिखते हैं कि मजाक के लिए मुझे जेल में डाला गया था, लेकिन मैंने अपना शो कभी रद्द नहीं किया। इसमें कोई भी समस्या नहीं थी, यह अनुचित है। इस शो को भी भारत में धर्म से परे जाकर लोगों का प्यार मिला। क्या यह अनुचित है? हमारे पास शो का सेंसर सर्टिफिकेट भी है और शो में स्पष्ट रूप से कोई समस्या नहीं थी। हमने पिछले 2 महीनों में 12 शो आयोजन स्थल और दर्शकों की धमकी के कारण रद्द कर दिए। आगे मुनव्वर फारूकी लिखते हैं, मुझे लगता है कि यह अंत है। मेरा नाम मुनव्वर फारूकी है और यह मेरा समय है। आप लोग अद्भुत दर्शक रहे हैं। अलविदा, मेरा काम हो गया। उन 2 पंक्तियों पर गौर कीजिए दोस्तों, अलविदा, मेरा काम हो गया। मुझे लगता है यह अंत है। उसका नाम मुनव्वर फारूकी है। करीब 35 दिनों तक मुनव्वर फारूकी को इंदौर की एक जेल में रखा गया था। उस 35 दिनों में पुलिस ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई जिसने उसमें हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती की थी। खुद इंदौर पुलिस कह रही थी कि हम नहीं जानते हमने क्यों इन्हें जेल में बंद किया है। आप जानते हैं बेंगलुरु की पुलिस क्या कहती है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की वजह से हमने आयोजकों को यह मशवरा दिया कि आप इस शो को रद्द करें। तो मेरा बेंगलुरु की पुलिस से अपील और एक मशवरा मेरा भी, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना तो यह तो आपकी जिम्मेदारी है ना, यह तो आपका काम है। आप इसलिए तो नौकरी कर रहे हैं, आपको पैसे भी इसलिए दिए जा रहे हैं। तो इस सरकारी नौकरी को करने का फायदा क्या, जब आप एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, उसकी आप रक्षा नहीं कर सकते। मैं ये समझना चाहता हूं। और सबसे दुख की बात यह कि खुद ही बेंगलुरु पुलिस उसे विवादित शख्स बता रहा है, मुनव्वर फारूकी को। आज एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह चर्चा सिर्फ भारत के अंदर होकर खत्म हो जाएगी? कुछ दिनों पहले इसी मंच पर मैंने शो किया था कि वीरदास ने कहा था कि मैं 2 भारत से आया हूं। उनके स्टैंड अप एक्ट के लिए यहां भारत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। मुनव्वर फारूकी के 12 शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसकी चर्चा सिर्फ भारत में होगी? नहीं। इन 2 घटनाओं को लेकर भारत को बार बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जलील किया जाएगा, बार बार जलील किया जाएगा। और आपको अंदाजा नहीं है कि उससे देश की नाक किस तरह से कट रही है, क्योंकि हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती यही थी कि चाहे आपके जैसे भी विचार हों, अलग अलग सोच वाले लोगों को भी जगह मिलती थी। यकीनन आज की तारीख में माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो। सिखों को इसकी एक मिसाल मिली थी किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में सिख थे और जब वो सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे थे तो मीडिया ने खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई और शब्द नहीं मिला दोस्तों, खालिस्तानी।
वो आतंकवाद का वाकया जो कि खत्म हो गया 90 के दशक में, उससे मीडिया आपको फिर से उसकी याद दिला रहा है। और इसी तरह से एक अरसे से हम देख रहे हैं गोदी मीडिया में मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, कभी तबलीगी जमात के नाम पर, कभी नागरिकता बिल के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है शाहीन बाग के नाम पर, या फिर जिन्ना के नाम पर। और अब मुनव्वर फारूकी आपके सामने एक और मिसाल है। मगर सवाल सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नहीं है। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, सिद्दीक कप्पन और उमर खालिद, दोनों जेल में हैं। दोनों पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई हैं। सिद्दीक कप्पन का जुर्म सिर्फ इतना था कि जब हाथरस में गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, तो सिद्दीक कप्पन बतौर पत्रकार अपने दो साथियों के साथ जा रहे थे केरल से हाथरस की ओर। और जब वो हाथरस पहुंचने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है बगैर किसी प्रमाण के। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अनाप शनाप कुछ भी कह रही है। दिक्कत यह है कि चूंकि आपने उनको आतंकवाद की धाराओं में पकड़ लिया है, तो बेल भी आसानी से नहीं मिलती है। उमर खालिद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जेएनयू के एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट। सच तो यह है कि उमर खालिद के कई बातों से मैं भी सहमत नहीं हूंगा, मगर उमर खालिद को जिस मुद्दे पर बंद किया गया है जेल में, वो बहुत शॉकिंग है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि हमने जिस भाषण के आधार पर उन्हें बंद किया है, वो हमें रिपब्लिक न्यूज चैनल और मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 से मिला था। और जब न्यूज 18 और रिपब्लिक चैनल से पूछा गया कि ये जो भाषण है उमर खालिद का, ये आपको कहां से मिला, इन्होंने कहा कि हमें अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्विटर हैंडल से मिला। ये न्यूज चैनल है दोस्तों, इनका साल का बजट करोड़ों का होता है, 100 करोड़ से भी ऊपर का बजट होता होगा इनका। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी के नेता के ट्विटर हैंडल से उमर खालिद के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर उस आधार पर उन्होंने उमर खालिद को दोषी बना दिया। उमर खालिद का पूरा भाषण भी पेश नहीं किया गया, जानते हैं आप, पूरा भाषण भी पेश नहीं किया गया है। उनके वकील ने अदालत के अंदर दिल्ली पुलिस की धज्जियां उड़ा दी हैं। मगर अब भी चाहे सिद्दीक कप्पन हो, उमर खालिद हैं जेल में। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग उमर खालिद के जेल में होने, सिद्दीक कप्पन के जेल में होने, मुनव्वर फारूकी के साथ जो हो रहा है उस पर तालियां बजा रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा बताओ ना। एक जमाना था 2014 से पहले कि जब भी हम अपने आइकन्स को देखते थे, जो लोग हमारा मनोरंजन कर रहे होते थे, तो हम उनके धर्म को कभी नहीं देखते थे। जब हम चुलबुल पांडे को दबंग में देखते थे, तो हम ये नहीं सोचते थे कि भाई चुलबुल पांडे दरअसल सलमान खान है पर्दे के पीछे। जब हम राहुल और राज को स्क्रीन पर देखते थे, तब हम यह नहीं सोचते थे कि सिमरन से मोहब्बत करने वाला राज दरअसल शाहरुख खान है। आज इस सरकार ने हमें वो करना भी सिखा दिया है, और जो लोग ये सीख रहे हैं वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने मासूम बच्चों को नफरत करना सिखा दिया है। तुमने उन्हें ऐसी राह पर ढकेल दिया है जहां उन्हें सिर्फ नफरत मिलने वाली है, जहां उन्हें सिर्फ दुख मिलने वाला है, क्योंकि जिसे आपने नफरत करना सिखा दिया वो प्यार नहीं कर सकता। उसे कोई प्यार भी करेगा तो वो उस पर सवालिया निशान के साथ देखेगा, एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखेगा। इस तरह से तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को बने रहने के लिए इस तरह की सियासत की जरूरत पड़ेगी। नुकसान तुम्हारा है। मुझे गाली देने से, मुझे यह कहने से कि तुम मुस्लिम परस्त हो, से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। 2014 से पहले डंके की चोट पे कांग्रेस से सवाल किया था, और 2014 के बाद इस सरकार से सवाल कर रहा हूं। इस सरकार के प्रचार तंत्र में मेरे नाम से देशद्रोही और हिंदू विरोधी जैसे जुमले जोड़ दिए हैं। खैर, इनसे मुझे सीखने की कतई जरूरत नहीं है, मगर यह आपको सोचना है कि आप अपने आप को किस कदर बर्बाद कर रहे हैं। सच मानिए दोस्तों, कोई मुगल नहीं आने वाले हैं फिर से राज करने भारत में। मोदी जी चले जाएंगे तो मुसलमान आपके घरों में नहीं घुसने वाले हैं।
यह आपको सिर्फ और सिर्फ सल्फेट बनाने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? खैर, ना भी आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। नमस्कार।